नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन यानी 2015 का आखिरी बुलेटिन। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा सफर यहां पर रुक जाएगा। 2016 में भी हम बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हुआ करेंगे और आपके मसाइल हम इसी तरह से लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन 2015 में क्या कुछ खास रहा, क्या खोया, क्या पाया, आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे और पूरे 1 घंटे आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी हाँ नाजरीन, साल 2015 रुखसत हो रहा है। ये साल हमारे दरमियान बहुत सी यादें छोड़ जा रहा है। 2015 में कई ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। इसी तरह सियासी पेशरफ्त की बात करें तो साल 2015 मरकज में जेर इक़्तिदार बीजेपी के लिए निहायत ही मायूस कुन रहा। दिल्ली और बिहार में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो दूसरी जानिब अदम रवादारी के जिन ने भी मरकजी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अदम रवादारी को लेकर पूरा मुल्क एक तरह से दो हिस्सों में बंट गया। दानिश्वर, अदीब और कलमकारों से लेकर फिल्म अदाकार तक ने मुल्क की बेचैनी को महसूस करते हुए अपने अवार्ड्स और एजाज वापस कर दिए। तो वहीं मुल्क की मौजूदा सियासत पर भी सवाल उठे। मरकजी सरकार ने वादे ज्यादा किए और काम कम। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक खूब हंगामा हुआ। यह मुल्क और अवाम की बदकिस्मती कहिए या सियासत कि पार्लियामेंट के 2 सेशन बुरी तरह मुतासिर हुए। अपोजिशन हुकूमत की गलतियों को गिनाता रहा तो सरकार में बैठे लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी और इसे अपोजिशन की बौखलाहट से ताबीर किया। इन सब के बीच अवाम की मुश्किलात और परेशानियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। खासकर अकलियतों और मुसलमानों के लिए साल बड़ा मायूस कुन रहा। चाहे बात अदम रवादारी की हो या गौकुशी और रिजर्वेशन की, तकरीबन हर रियासत में मुसलमान अपने मसाइल को लेकर एक तरह से परेशान ही दिखे। और चलिए नाज़रीन, अब बिग बुलेटिन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आप बता रहे थे कि आखिर 2015 में क्या कुछ खास रहा, क्या हमने खोया, क्या कुछ पाया। आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और सवाल ये उठता है कि अवाम की मुश्किलात और परेशानियों पर अगर देखा जाए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे अपोजिशन हो या सरकार में बैठे लीडरान हो। खासकर अकलियतों और मुसलमानों के लिए साल 2015 बड़ा मायूस कुन रहा। चाहे बात अदम रवादारी की हो या गौकुशी और रिजर्वेशन की, तकरीबन हर रियासत में मुसलमान अपने मसाइल को लेकर परेशान ही दिखे। महाराष्ट्र में गौकुशी और रिजर्वेशन को लेकर मुस्लिम तबका परेशान रहा, तो तेलंगाना की सरकार ने भी मुसलमानों से सिर्फ वादे ही किए। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुसलमान अपने मसाइल को लेकर साल भर एक तरह से जूझते ही रहे। साल 2015 अब जा रहा है, लेकिन अवाम के मसाइल एक तरह से वही हैं जो साल 2014 में थे। वही उनकी परेशानियां और मुश्किलात हैं। सियासतदानों से वादे वफा न करने का सवाल, अदम एतमादी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम रवादारी का एहसास, ख़वातीन में घरेलू तशद्दुद और जिनसी हरासानी का डर वही अभी एक तरह से बाकी है। महंगाई, मियारी तालीम की कमी और मुलाजमत की फिक्र भी एक तरह से कम नहीं हुई है। ऐसे में अवाम अरबाब इक़्तिदार की जानिब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि अवाम की सलामती और तरक्की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे कि आखिर 2015 हमें क्या कुछ देकर विदा हो रहा है और 2016 से हम कैसी तवक्कुआत रखें कि नया साल हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। चाहे वो सियासी मैदान हो या समाजी, हर तरह से देखना होगा कि 2015 में हमने क्या कुछ पाया और क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया, और 2016 से अब क्या उम्मीदें की जाएं 2015 को देखते हुए। तो 2015 में मुस्लिम लीडरशिप को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। इसके अलावा अगर अकलियतों की बात की जाए तो 2015 अकलियतों के लिए बहुत ज्यादा सूदमंद नहीं रहा। तो आज इन्हीं तमाम
जी हाँ, 2015 बहुत सी यादें छोड़कर हमारे दरमियान से अब तकरीबन विदा होने वाला है। खास मेहमान जुड़ गए हैं। 2015 में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, जिसी इश्यू पर बात करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सीनियर सहाफी मुमताज आलम रिजवी साहब भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और माजिद साहब है, माफ कीजिएगा, अब्दुल माजिद साहब हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जफर आलम खान साहब भी सीनियर सहाफी हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बिग बुलेटिन में खैर मकदम करेंगे क्योंकि साल का आखिरी बुलेटिन है और जो मेहमान हैं वो भी साल भर 2015 में तकरीबन हमारे साथ इस पूरे तमाम तरह के इश्यूज में जुड़े हुए रहे। अपने मेहमानों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, आपके पास आना चाहेंगे कि साल 2015 एक तरह से विदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली के नागतले नोएडा से इस वक्त बुरी खबर आई जहां पर रघुपुर में गोलियां चलने का और मुस्लिम लड़कों की धरपकड़ की खबर आई है। कैसे इसे देखते हैं शहजाद पूनावाला? आज शुरुआत यहीं से करेंगे बिग बुलेटिन की। पहले तो मैं सभी नाजरीन को आने वाले साल की मुबारकी देना चाहूँगा। और मैं आपको कुछ हफ्ते पहले इसी नोएडा के दूसरे इलाका जो है दादरी का, उसकी भी एक जो वहाँ पे हादसा हुआ उसकी भी आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। तो चाहे वो गरम हिंदुत्व के भगवे जाहिल हो या वो नरम हिंदुत्व के यूपी सरकार के जो वर्दी पहने हुए गुंडे हो, तो मुसलमान को तो पिसना ही है, अक़लियतों को तो पिसना ही है। पुलिस जो जुल्म ढाती है ये तो उसके किस्से सभी जगह पे मशहूर है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी हुए हैं ऐसे कई किस्से कि अंधाधुंध फायरिंग की जाए। और मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी का नहीं कहूँगा क्योंकि कांग्रेस के समय पे भी हुआ है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब अक़लियतों का मामला आता है तो पुलिस जो है अपना आपा खो बैठती है। उनको लगता है कि गोलियां से ही बात हो सकती है। और मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं कि जो सबसे ज्यादा जेल में बंद है बिना ट्रायल के वो मुसलमान हैं। जो सबसे ज्यादा मरते हैं जेल के अंदर फेक एनकाउंटर वगैरह से, इशरत जहां हो जो भी हो, वो मुसलमान हैं। तो पुलिस की जो जुल्मी है, जो जुल्म करते हैं, उसका तो पहले से हमें पता ही है। पर मैं एक और बयान बताना चाहूंगा। तेलंगाना के कमिश्नर ने कहा था कि बिना मतलब अगर आप ऐसे जुल्म ढाओगे मुसलमानों पर तो कहीं ना कहीं वो आपसे एलियनेट होगा और कहीं ना कहीं उसके मन में वो रेडिकलाइजेशन आ सकती है। तो इसको नहीं होना चाहिए। तो कम से कम उनकी बातों को समझे, ऐसे वर्दी वालों की तो बातों को समझे। बिल्कुल ठीक है। मुमताज साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि 2015 जाते जाते एक और जख्म दे गया मुल्क के लिए। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी निशानी नहीं है। मुमताज साहब। बिल्कुल, मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा कि मैं तमाम ईटीवी के जो अरकान हैं उनको और जो नाजरीन हैं, जो दोस्त अहबाब हैं जो कि हमेशा ईटीवी पे मौजूद रहते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उनको मैं नए साल पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो अभी हादसा पेश आया कि हम लोग स्टूडियो में मौजूद हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी ख़राब ख़बर कहेंगे कि जिससे नए साल की शुरुआत होने जा रही, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगा, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि ख्वाब की क़ैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, ख्वाब की क़ैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। बहुत तो अच्छा। मुमकिन है कि आने वाले दिन अच्छे हों। हालांकि शुरुआत बहुत ख़राब हो रही है। अबू हुरैरा साहब, बहुत अफसोसनाक ख़बर आई है कि जब हम स्टूडियो में बैठे हैं, और मैं ये कहूँगा कि अभी 2017 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी क्या ये शुरुआत है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर वहाँ से ये ख़बर नहीं आ रही अभी कि वहाँ कोई हलाकत नहीं हुई है, और हलाकत हो भी जाए तो कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यहीं पे डासना में इन्हीं पुलिस वालों ने 7 मुस्लिम नौजवानों को, जिनमें से 3 को घरों से निकालकर गोलियां मारी थीं और उनको हलाक किया था, उनको शहीद किया था। तो ये तो सिलसिला खैर यूपी में जारी है। और जैसा कि शहजाद भाई ने कहा कि चाहे वो पुलिस के भेष में हों और चाहे वो दंगाइयों के भेष में हों और चाहे वो अफसरान के भेष में हों, बहरहाल कहीं ना कहीं वो एक टारगेट तो कर रहे हैं, एक निशाना बना रहे हैं। इससे क्या मुल्क कैसे अपने आप को
एक सॉफ्ट और तरक्की पसंद मुल्क कहलाएगा। मुझे ये गौर करने वाली बात है। बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल को भी जाहिर गौर सी बात करना है कि चाहिए, 2015 सियासतदानों को अच्छी यादें छोड़कर नहीं जा रहा है। अगर नए साल के इस्तकबाल से एक दिन पहले इस तरह के वाकयात मुल्क में रूनुमा होते हों। जफर आलम साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि 2015 को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से और भोपाल से आप आते हैं। कैसे देखते हैं 2015 को, अगर आपकी रियासत की बात की जाए या पूरे मुल्क को अगर हम लेकर चलें और देखें तो 2015 को कैसे आप देखते हैं जफर साहब? सबसे पहले तो मैं भी ईटीवी के तमाम सामीन का अंग्रेज़ी नया साल जो शुरू होने वाला है उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद एक बहुत मायूस कुन साल रहा 2015, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए। वो इस वजह से कि जब साल शुरू हुआ था तो बहुत उम्मीदें जताई गई थी, बहुत ख्वाब दिखाए गए थे, सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन, और इन सब के ऊपर अक़लियतें भी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि शायद सबका साथ सबका विकास में मतलब शायद वो भी कहीं शामिल होंगे और उनका भी विकास होगा और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। और हालांकि अक़लियतों के कोई बहुत ज़्यादा मुतालबे नहीं थे होते किसी भी सरकारों से, चाहे वो सूबे की सरकारें रही हों या मुल्क की सरकार हो। सिर्फ तालीम और रोज़गार, इन दो मुद्दों के लिए अक़लियतें सरकारों की तरफ देखती हैं। मगर इन दोनों मुद्दों के अलावा भी किसी भी मुद्दे के ऊपर मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए, पूरा का पूरा साल बहुत मायूस कुन रहा। चाहे अदम रवादारी की बात करें आप, अदम रवादारी जो भी लोग कर रहे थे या जिन्होंने भी मुहिम चलाई थी वो सब तो ख़त्म हो गए। कहीं ना कहीं पूरी रवादारी जो है वो मुनव्वराना आमिर खान और शाहरुख खान के ऊपर सिमट के आ गई। उनको गाली देने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए सारे लोग आगे आ गए, और जिन लोगों ने ये पूरी मुहिम चलाई थी वो पता नहीं पस मंज़र चाह के कहाँ पर आराम से बैठ गए। इसी तरीके से किसी भी जो पूरे साल के अंदर जो हमको मिला, जो अक़लियतों को मिला, सबका साथ सबका विकास में, वो हमको घर वापसी मिली, वो हमको लफ्ज़ जिहाद मिला, वो हमको पाकिस्तान भेजने की धमकियां मिली, और सबसे आखिरी में हमें अखलाक मिला। जो 2015 में अक़लियतों को सबसे ज़्यादा बड़ा कोई ज़ख्म मिला है तो वो अखलाक मिला है। बिल्कुल। माजिद साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अब नया साल शुरू होने वाला है, 2015 रुखसत हो रहा है, तो इसी वजह से शुरुआत हमने इसी वजह से की कि भाई पहले अपने मेहमानों से ये राय ले ली जाए कि साल 2015 रहा कैसा। माजिद जी, आपके पास आना चाहेंगे कि ये आपके नजदीक साल 2015 मायूस कुन रहा या अच्छा रहा, और खासतौर से अगर मुल्क के अक़लियतों की बात करें हम तो? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने 2015 की बात की, देखिए जाते जाते कुछ चीज़ें सियाह कैलेंडर में पेवस्त हो जाती हैं और सियाह तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। मैं भी हमारे साथियों की तरह मैं पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम एक शुरुआत यकीनन एक सियाह बादल से करेंगे, लेकिन हमारी सुबह एक रोशन होगी। यही उम्मीद हर हिंदुस्तानी और बिलखुसूस यहाँ की अक़लियतें और मुसलमान यही उम्मीद लगाते हुए हर दिन वो बेदार होते हैं, और जब इनकी बेदारी होती है तो देखते हैं कि बादल घने बादल हैं, सियाह ये बादल हैं, और ये बादल कब छटेंगे। यकीनन आपने बात अच्छी की कि 2015 क्या मायूस कुन था या अच्छा था, लेकिन जहाँ तक हम तज्जिया करते हैं कि एक उम्मीद बनी थी कि भाजपा की सरकार 2014 में आई, और उस सरकार ने जो बयान दिया कि हम सबका साथ लेंगे, सबको साथ विकास से जोड़ेंगे, लेकिन असल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम में मुझे दिखती है वो है हमारी ब्यूरोक्रेटिकली इनसेंसिटिवनेस। यानी ये लोग हसास नहीं है, चाहे वो बात मुसलमान की हो या दलित की हो, ये इनके बारे में इतना सेंसिटिवपन नहीं है। अब आप देखिए कई ऐसे ट्राइबल्स, दलित और मुसलमान हैं जेलों में ठूंसे हुए हैं, इनके बारे में कुछ नहीं होता। हमारे साथियों ने सही बात कही कि जेलों में ज़्यादा तादाद आबादी के तनासुब से बढ़ के मुसलमानों की मिलेगी, दलितों की मिलेगी, और पार्लियामेंट में और रियासतों की असेंबली में इनकी तादाद घटती जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ड्रॉबैक है, जिसको एक ऐसी सियाह रात है जिसको हम कह सकते हैं कि हम एम्पावरमेंट से दूर हो गए। सबसे बड़ा मसला एम्पावरमेंट का है, और ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, मैं समझता हूँ कि उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि इनको बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी जाती। अगर इनको बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि अभी जिस वाक़े का, रबूपुरा का वाक़े का जिक्र कर रहे थे, शायद वो वाक़या नहीं हो पाता। तो और दूसरी बात देखिए, जहाँ तक इनके जो मामलात हैं, इनके मामलात जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हैं। ये लोग जब मुतालबा करते हैं कि हमको कम से कम एजुकेशन में रिजर्वेशन दीजिए, महाराष्ट्र की मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन महाराष्ट्र में दूसरे तबके को दिया गया,
लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि इनको दिया जा सकता है एजुकेशन में, हमको सिर्फ तालीम पढ़ा दीजिए, हमको आप रोजगार देने की जरूरत नहीं है, हम आप जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो रही है वो भी देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ तालीम से आरास्ता कर दें, हम देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क का हिस्सा बनेंगे। और आप देखिए जब जब मुल्क पर मुसीबतें आई, मुसलमानों का इम्तिहान लिया जाता रहा। और आज गुज़श्ता दिनों में बाद आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजनाथ सिंह का बयान आया है, उनका इंटरव्यू आया कि कहा कि इतने बड़े मुसलमान वाले देश में, जिसमें दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है, वहां आईएस का कोई वो नहीं है। एक दो ऐसे आइसोलेटेड केस होते हैं 17-18 करोड़ की आबादी में, तो इसमें कोई नजरअंदाज होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हमारों जो मुस्लिम तबका है उनकी जो माइंडसेट है उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं समझता हूं कि चाहे वो रियासती सरकारें हो या मरकज की सरकारें हो, ये जो इनसेंसिटिवनेस होता है जी, चाहे वो पुलिस की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल, का हो यानी माजिद जी, आपका कहने का मतलब यही है कि दफ्तर में आप जाते अक़लियतों हैं, को भी जो अक्सरियत है उसके पैरेलल खड़ा करने की जरूरत है। जैसा कि तेलंगाना के डीजीपी ने भी गुजरात में बयान दिया था कि मुल्क की अक़लियतों को अक्सरियत के बराबर जो बिल्कुल आपने अक्सरियत में अनुराग तबका शर्मा ने है जो उसके बयान दिया बराबर है, खड़ा करने जी, की वक्त की जरूरत है। जी 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 बिल्कुल सही आपने। जी, चलिए शहजाद पूनावाला, आपके पास आएंगे क्योंकि आप आज मुझे लग रहा है बोर हो रहे हैं, आपके मुकाबले में कोई बीजेपी का लीडर नहीं है। शहजाद भाई, सवाल ये उठता है कि मुल्क में इस तरह के हालात हैं, इसके लिए क्योंकि आप लोग अपोजिशन में हैं, अपोजिशन कितना जिम्मेदार है? आपसे ही हम सवाल कर लेते हैं। ये मुझे लगता है कि देखिए, पहले तो जो हमारे देश का एक डिबेट बन चुका है, उसको अगर आप एक लाइन में अगर उसको बयान करना चाहते तो ये है कि गाय हिंदुओं की बन गई और मुसलमान बकरा बन गया। और इसमें मैं अभी सियासी पार्टियों को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लोग जानते हैं कि किसने बीफ की बात की, किसने गाय की बात की और बिहार में उसका क्या हुआ। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो 2-3 मुद्दे अभी गिनाए गए हैं उसमें मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को भी उतना ही रोल प्ले करना है जितने की सरकार को या रूलिंग पार्टी को। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में जी। एक बात है कि मुस्लिम के तालीम के बारे में, मदरसे के बारे में इतनी गलत चीज़ें कही जा रही है, उनको दहशतगर्द का एक हब कहा जा रहा है। हमने काफ़ी कुछ उसके संबंध में करने की कोशिश की। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखा कि मदरसों को किस तरीके से आप मॉडर्नाइज करके उसको यूज़ कर सकते हो, ना केवल मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी तालीम देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो है मदरसे से ही निकल के आए थे बाहर। पर उस पर कोई जवाब नहीं हुआ। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी ने भी इस मामले को नहीं उठाया। वक्फ के मामले में बाकी छोड़िए साहब, अगर वक्फ का मामला ही अगर हम ठीक कर ले तो उसमें सालाना हमारे पास 1 लाख करोड़ की इनकम आ सकती है, जिससे कि मुसलमान अपनी तो छोड़िए दूसरों को हम लोग मदद कर सकते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगाना है, अस्पताल लगाना है। पर उसमें भी किसी पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है। माफ कीजिएगा, जो सेक्युलर छवि की पार्टियां, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी 2014 में आई है। अगर उससे पहले की तस्वीर देखें कांग्रेस की 10 साल मुल्क में, उसके दौरे इख्तिदार में भी हालात ऐसी थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। और तीसरी बात, जो अब जो ये बात कर रहे थे पार्लियामेंट की और असेंबली की, उसमें भी मैंने एक लेख लिखा था कि अब समय आ गया है कि जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम ने दलितों को और बाकी जो पिछड़े समाज को इकट्ठा करके उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाया और दलित प्रधानमंत्री भी बनाने के लिए वो जा रहे थे, उस तरीके से कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी हम लोगों को अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्रिश्चियन 40% है, पर 68 साल में इस 40% को एक प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया। आपने बाकी सारे कौमों में से सरदार की कौम से भी बना दिया जिसकी आबादी 1% है, पर मुसलमान में क्या ऐसी खामी है, शेड्यूल कास्ट में क्या ऐसी खामी है? तो मुझे लगता है कि देखिए, कितने साल आप कटोरा भी लेकर फिरते रहोगे। देखिए, सेक्युलर पार्टी होना ये नहीं है कि कन्वीनियंट सेक्युलरिज्म हो, सहूलियत के हिसाब से ना हो। आपको हर मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर, मदरसे के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर डट के बोलना पड़ेगा। सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं, आरएसएस क्या कर रही है, उससे नहीं बात बनेगी। ये मेरी ईमानदारी से मेरी ये निजी राय है, ज्यादा राय है। बिल्कुल। चलिए शहजाद साहब, आपने बहुत अच्छा एक तरह से मुद्दा छेड़ दिया और इसी पूरे मुद्दे पर आएंगे। और इसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि मरकजी सरकार ने साल 2015 में अक़लियतों और मुसलमानों के लिए कैसा रोल अदा किया और कितनी जिम्मेदारी से अदा किया, इस भी पूरे इशू पर आएंगे। लेकिन जो मुद्दा आपने छेड़ा है, इस पर अपने मेहमानों से भी हम रिएक्शन लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, क्योंकि इसी पूरे इशू पर हम जुड़े रहेंगे।
तो बिग बुलेटिन में आज इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर 2015 मुसलमानों, अक़लियतों या मुल्क के दूसरे जो लोग हैं उनके लिए आखिर कैसा रहा 2015, क्या कुछ देकर हमें जा रहा है और 2016 से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज इसी पूरे इशू पर हम अपने खास मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं। तो साल 2015 आखिर क्या कुछ यादें छोड़कर गया है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो साल 2014 में जैसे थे साल 2015 में भी एक तरह से वही रह गए, और अब साल 2016 से आखिर किस तरह की उम्मीदें करनी चाहिए। और ख़ास तौर से जब हम बात मुसलमानों की और अक़लियतों की कर रहे हैं तो आखिर साल 2015 ने अक़लियतों को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, या जो पिछड़े लोग थे आखिर उन्हें क्या कुछ मिला। इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान पहले से ही जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद पूनावाला बोल रहे थे कि आखिर अपोजिशन की जिम्मेदारी क्या है और उसने कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मुमताज साहब आपके पास आना चाहेंगे कि ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद पूनावाला को आपने सुना और उन्होंने खुद अपनी गलती एक तरह से मानी, यानी अगर पार्टी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के लिए अगर देखा जाए तो सब तकरीबन एक ही तरह के हैं। शहजाद पूनावाला के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इसके अलावा अपोजिशन ने क्या वाकई में जितनी मुस्तैदी और ताकत से मरकजी सरकार का सामना करना चाहिए था, क्या उतनी मुस्तैदी और ताकत से मुकाबला नहीं किया है? मुमताज साहब। देखिए शहजाद पूनावाला ने, चूंकि आज कोई अपोजिशन उनका नहीं है यानी बीजेपी से या कोई दूसरी पार्टी से, इसलिए इस तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं खुद अपोजिशन बन जाता हूं और ये इसलिए कि मैं इनकी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। देखिए 2015 की जो सबसे बड़ी कामयाबी रही है इन पार्टियों की वो रही बिहार में। बिहार में कांग्रेस ने जिस मुस्तैदी के साथ और जिस जुर्रतमंदी के साथ और जिस समझदारी के साथ इत्तेहाद कायम किया, यानी सिर्फ 40 सीट जो कांग्रेस 243 सीट पर लड़ती थी और अपने आप पे ये कहती थी और बिल्कुल ठीक कहती थी कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे कदीम पार्टी है, लेकिन उसने सूझबूझ का मुजाहिरा किया और बिहार में इत्तेहाद कायम करके, गठबंधन कायम करके, और उसने पूरे हिंदुस्तान का जो सियासी मंजरनामा था उसको बदल दिया। तो ये तो काम किया। अच्छा, बदल दिया। मुमताज है, क्या यूपी में बिहार जैसी तस्वीर बनेगी? यूपी में इस तरह का इत्तेहाद हो पाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, यूपी में बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने अपने वही मैं कह रहा हूं कि यूपी में आएंगे तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि बीजेपी भी यही कहती रही कि बिहार का जो इत्तेहाद था वो मजबूरी का इत्तेहाद था। अब हुरैरा साहब देखिए, अभी पोल खुलने की बात नहीं है जी, पोल खुलने की बात नहीं है। हर स्टेट की अपनी सियासत होती है। यूपी में भी बात चल रही है बीएसपी, कांग्रेस और अजीत सिंह की जो आरएलडी पार्टी है उससे, और क्या सिचुएशन होगी हम नहीं जानते, लेकिन अभी बातचीत चल रही। चूंकि फरवरी 2017 में इलेक्शन होने हैं तो उस हिसाब से तैयारी चल रही। पोल खुलेगी नहीं खुलेगी बात अलग है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि वही तकरीबन सूरत यहाँ भी पैदा होगी। और अगर एसपी, जिसको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो फिर से इक़्तिदार में आएगी, तो 100% मैं ये बात कह रहा हूं कि बीएसपी जिसकी शहजाद पूनावाला बात कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट मरकज में है ये दलितों को भी नजरअंदाज कर रही है, दलितों को भी कुत्ते का बच्चा कह रही है, और मुसलमानों को भी आम इंतखाबात के दौरान कुत्ते का बच्चा कहा। तो अगर बीजेपी ने, वही मैं मरकजी हुकूमत की बात कर रहा हूं, तो इससे जो दलित आम इंतखाबात में बीजेपी के साथ जुड़ गया था वो फिर लौट करके मायावती के पास गया है। ये तस्वीर दिखाई दे रही है यूपी में। अभी जो इलेक्शन हुए, चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो, उसमें बीएसपी अच्छी खासी मजबूत, मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, मैं सहाफ़ी के नाते एक सही तस्वीर पेश कर रहा हूं। तो इससे ये लग रहा है कि अगर मुसलमान, चाहे कांग्रेस मुत्तहिद हो ना हो, यहाँ पे एसपी मुत्तहिद हो ना हो, आरएलडी आए ना आए, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम मुत्तहिद हो गया तो फिर यहां भी बीजेपी का सफाया होगा। ये बिल्कुल साफ तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल। जफर साहब आपके पास आना चाहेंगे, मुमताज आलम के इसी पॉइंट पर आपके पास आना चाहेंगे कि भाई हम इत्तेहाद की बात क्यों करते हैं कि भाई दलित एक हो जाए, अकलियत एक हो जाए, मुसलमान एक हो जाए, हम ये बात क्यों नहीं करते कि जो हमारी लीडरशिप है वो साफ सुथरी हो जाए? जफर भाई। देखिए, लीडरशिप साफ सुथरी होने का तो जहां तक ताल्लुक है उसके लिए तो सारे जितने भी जो भी पार्टीज हैं, जो भी सियासी दल हैं, सबको बैठ के आपस में तय करना होगा।
लीडरशिप साफ सुथरी होने वाला एक बहुत अलग इशू है, मगर मैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आलमी टेलीविज़न पर बैठकर ये एक्सेप्ट करा कि ये माना कि उनकी पार्टी जो है वो सेकुलर बात जो भी कुछ शो करती है, और दर हकीकत उसने मुसलमानों को ओवरलुक करा है, मुसलमानों की नज़रअंदाजी करी है। इसके लिए वो यकीनन मुबारकबाद के पात्र हैं, मगर उन्हें उससे एक कदम आगे आकर जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ वो भी इस बात से भी इत्तेफाक रहना चाहिए कि जो आज मुसलमान जितने भी बुरे हाल में हिंदुस्तान के अंदर, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है इस हिंदुस्तान के अंदर। थोड़ी सी और हिम्मत रखें और अगले किसी डिस्कशन में ये भी कहने की ताकत रखें। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से बात हो रही थी कि बिहार के जो इत्तेहाद की जो बात हुई, तो बिहार का इत्तेहाद, जी बिहार का जो भी मामला रहा, बिहार में जिस तरह के हालात थे वैसे हालात उत्तर प्रदेश में शायद ना बन पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सियासी हालात बिल्कुल अलग तरीके के हैं, और वहां पर अगर कांग्रेस इस तरीके का कोई कंप्रोमाइज करना चाहती है, वो करने की अगर विचार करेगी तो हो सकता है अगर बीएसपी के साथ कंप्रोमाइज। जफर भाई अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला रखा है कांग्रेस के सामने। उन्होंने कहा है कि नेताजी को यानी मुलायम सिंह को पीएम का कैंडिडेट बना दें और राहुल गांधी को डिप्टी पीएम बना दिया जाए तो इत्तेहाद हो जाएगा। कैसा लगता है आपको ये फॉर्मूला? अखिलेश जी का फार्मूले के हिसाब से ही तो मैं कह रहा, अखिलेश जी के फार्मूले के हिसाब से ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो फार्मूला शायद कांग्रेस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसी फार्मूले के बिना के ऊपर वो बीएसपी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेगी बनिस्बत के कि नेताजी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करे। वो तो यही चाहेंगे कि मायावती को उत्तर प्रदेश का कांग्रेस अगर कर भी ले, सुन लीजिए एक चीज और सुन लीजिए, कभी ऐसा वक्त आएगा राहुल गांधी इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने। एक चीज सुन लीजिए, अगर कांग्रेस कर भी ले, मान भी ले, तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि इतनी डरी हुई है एसपी हुकूमत, मरकजी हुकूमत से, मोदी हुकूमत से इतनी डरी हुई है कि इसको भी कह देगी। वो तो मैंने मजाक में कहा था जुमलेबाजी, क्योंकि आजकल जुमलेबाजी का ये 2015 जो है वो जुमलेबाजी के लिए भी याद किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो 2014 में जुमलेबाजी की गई थी उसकी पोल 2015 में खुल गई, और बातों को जो वायदे किए गए थे उनको जुमलेबाजी में तब्दील किया गया। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद पूनावाला जी, आधी मिनट दे दीजिए। देखिए कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है कि मुसलमानों, एक मिनट जफर भाई आपके पास आएंगे, पहले शहजाद पूनावाला का रिएक्शन ले लेते हैं। जी शहजाद पूनावाला, मुसलमानों की पासमानदगी के लिए कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है, बंटवारा कितना जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ के सारे अमीर मुसलमान वहां चले गए वगैरह वगैरह, उस पर हम एक डिस्कशन कर सकते हैं बाद में। पर आज सही बात यह है कि आज मुसलमान महफूज भी नहीं महसूस करता हमारी जमहूरियत में, पहली बात। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पे सहाफी बैठे हैं वो कितना वो लोग तवज्जो देते उन जवान लोगों को मुसलमान कौम में जो ऐसी बातें करते जो ईमानदारी की हो, और जो सरकारी मुसलमान हैं उनकी दावतों में जाके, उनकी बिरयानी खा के, उनकी वाहवाही करके, उनके मुशायरे में जाके उनको सर पे बिठाकर फिर आप हमें कहते हो कि आप इतनी ईमानदारी यहाँ पे भी दिखाओ, उतनी ईमानदारी वहां पे भी दिखाओ। शहजाद भाई देखिए आज महंगा पड़ जाएगा, आज 3 सहाफियों और आप अकेले, आज महंगा पड़ जाएगा। जी जफर भाई आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? तो पड़े, पर मैं अपनी कौम के साथ कम से कम ईमानदारी की बात भी करता हूं, और अपनी पार्टी में भी ईमानदारी से ही बात करता हूं। शहजाद भाई आपने सच बोला था, उसके लिए मुबारकबाद दी थी। जी अब आप बिल्कुल बिल्कुल माजिद भाई आ रहे हैं आपके पास, माजिद भाई जी जी माजिद साहब आपका रिएक्शन। जी बहुत अच्छी बात करी थी, उसके लिए मुबारकबाद दी थी, मगर गलत बात कर नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो असल इशू हम जिस पे डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें चले जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल जी हेलो जी जी माजिद साहब आपकी आवाज आ रही? माजिद साहब वही असल में मसला वही है कि 2015 की जब हम बात करते हैं, अगर हम तेलंगाना और आंध्रा की तरफ आते हैं तो यहाँ की नई हुकूमत बनी थी। आपका असल जो इशू आपने आपने जो असल इशू उठाया, मैं समझता हूँ कि डिबेट मैं समझता हूँ कि रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि आप उलझ जा रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में उलझ जा रहे हैं। देखिए आप कश्मीर से लेके केरला तक आप देखिए कि सबकी हालत। अब आप देखिए 2015 कैसे रहा। आपने कहा कि 2015 दाल महंगी हो गई और बीफ की सियासत चली गई, यानी चली, और कितने प्रॉब्लम्स आए। प्याज महंगी हो गई, आलू महंगा हो गया, और जो हमको पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए था सस्ते दाम पे वो नहीं मिल पाया। और आपको खुद याद है कि कितनी मर्तबा इसके जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वो बढ़ा दी गई। इसके बुनियादी मसाइल, ये मसाइल तो सबके हैं। 2015 बिलखुसूस तो मुसलमानों और दलितों के खिलाफ तो बहुत ज्यादा ही शदीद रहा, लेकिन आम तबका कौन सा खुशहाल है? आप बताइए कि इनके 18 महीने की सरकार में कोई ऐसे 18 आम लोग बताएं जो खुशहाल बताते हैं।
इन्होंने पूंजीपतियों को साथ दिया। और रही तक जहां तक माइंडसेट की बात है, अब आप देखिए अगर कांग्रेस अच्छी हुकूमत करती तो मैं समझता हूं कि आज जो हिंदुत्व का जो नक्शा है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, वो नहीं हो पा सकता था। तो इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। हम किसी एक इसकी बात नहीं करेंगे सियासी जमात की, बल्कि सियासी जमातों में वो लोग जरूर हैं जो नरम गोशा रखते हैं हिंदुत्व के बारे में, कहेंगे भाई चलने दो, इनको डरा कर रखो, ये लोग डर के रहने वाले। लेकिन देखिए अब दिन नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि मेरे साथी भी शायद इस बात की पता नहीं सपोर्ट करेंगे कि 2016 एक नया पैगाम लाएगा सारे हिंदुस्तानियों को और बिलखुसूस मुसलमानों को और दीगर पिछड़ों को, इसलिए कि हालात अब बदल रहे हैं। दादरी के वाक़े के बाद, दादरी का वाक़या जरूर हुआ, लेकिन इस वाक़े ने सारे लोगों के होश उड़ा दिए और इस वाक़े के बाद एक नई ताकत पिछड़ों को आई, मुसलमानों को आई, दलितों को आई कि हाँ हम इस मुल्क में अपना हिस्सा लेके रख सकते हैं। हमारी एक अखलाक की कुर्बानी ने कई लोगों के जो है यानी उनके ज़मीर को झंझोड़ दिया। 100 से ज़ायद बड़े लोग यानी जो कलमकार हैं, नक़ाद हैं, फिल्म साज हैं, इन्होंने कहा कि नहीं अब इस मुल्क में बहुत हो चुका। यहाँ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले PM भार्गवा जो CCMB के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पद्म विभूषण हैं, उन्होंने कहा कि एक एक चीज को खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, ये मुल्क हम सब का है। ये चंद लोग जो वोटों पे जो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर जो वोट लेकर आए हैं, क्या उन्होंने क्या दिया इस मुल्क को 2015 में? बिल्कुल माजिद साहब, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इसके लिए सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है? मुल्क में जिस तरह के बेचैनी के हालात थे, क्या हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार थी या अपोजिशन? अगर रियासतों की बात कर ली या हम मरकजी हुकूमत की बात कर लें, क्या अपोजिशन जिम्मेदार नहीं थी इसके लिए जिस तरह के हालात थे मुल्क में? नहीं, देखिए आप हमारी जो डेमोक्रेसी में हर एक का एक रोल है जी, एक जो है साउंड और बिल्कुल एक अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा अपोजिशन नहीं है जो सही तरीके से होता। यानी अपोजिशन का मतलब यह हो गया कि जो सरकार बोली उसका उल्टा कर दो, यही अपोजिशन हो गया। तो अपोजिशन बड़ी कमजोर चल रही है। और देखिए जितनी भी लेवल पे है कांग्रेस का, जो जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, कांग्रेस बिहार के बाद से थोड़ी सी उभरने की कोशिश कर रही, लेकिन जहां तक जो बेसिक एबिलिटीज के जो मुद्दे हैं, जो अकलियतों के मुद्दे हैं, अब आप देखिए रिजर्वेशन की बात है, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कैसे धोखा दिया था। कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस जारी किया, बिल पास नहीं किया, 10 साल हुकूमत में रहे ये लोग और इस तरीके की हरकत की इन्होंने, तो ये इनको खमियाजा भुगतना ही था। और आप देखिए बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरीके से कांग्रेस 10 साल बल्कि 12 साल दूर हो गई थी, उसके बाद जो है मुसलमानों ने कोशिश की कि भाई चलो उसको एक मौका दें। लेकिन ऐसा दिखता है कि शायद कांग्रेस को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से कोई वो दर्स नहीं मिला, उसको सबक नहीं मिला, वो फिर एक नए ट्रैक पे जाना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि यकीनन एक बिल्कुल एक हरकियाती अपोजिशन एक बेहतर डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। और जहां तक सरकार के ऊपर बात है, सरकार को इसलिए ब्लेम करते हैं कि तुमको हमने इख्तियार दिया है चलाने के लिए और तुम अपने इख्तियार में रखते हुए इस तरह की हरकतें करेंगे और लोगों के साथ यानी उन पर जुल्म करेंगे। आप देखिए कितना टैक्स बढ़ा जब से ये, अब आप देखिए जो बिल्कुल शहजाद पूनावाला आपका रिएक्शन ले लेते हैं। अलावा जो सर्विस टैक्स है वो 14%। आप क्यों खुशफहमी में मुब्तला हैं? देखिए 282 रुकन पार्लियामेंट हुए, एक भी उसमें मुस्लिम नहीं। कहाँ अब ये सब बातें कर रहे हैं? कौन मान रहा है कि हमने इख्तियार दिया है और वो हमारे इख्तियार से हुकूमत चला रहे? भाई कौन मान रहा है? ये सब खुशफहमियां दूर कर दीजिए। इख्तियार देखिए, इख्तियार अवाम ने दिया है। मेरी देखिए ऐसा नहीं है इख्तियार मुसलमानों ने नहीं दिया, मुसलमान भी तो इसका हिस्सा है। इख्तियार लोगों ने दिया इनको कि हुकूमत चलाएं, और हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है, हुकूमत हिंदुत्व पे नहीं चल सकती। जी मुमताज साहब, एक और जी मैं ये कह रहा था, आ रहे हैं शहजाद साहब, आपके पास आ रहे हैं। जी मुमताज, लेकिन जब हम अक़लियतों की बात कर रहे हैं, जब हम अक़लियतों के मसाइल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बिहार में और यूपी में चले गए। भाई 2015 हमारे लिए बिहार अहम है, 2016 जो आ रहा है वो हमारे लिए उत्तर प्रदेश अहम है। तो हम दो की बात, और ये दोनों स्टेट जो हैं, यानी बिहार इलेक्शन ने पूरे हिंदुस्तान का जो सियासी मंजरनामा था उसको बदला जी। और 2017 में जो इलेक्शन होगा और जिसकी पूरी जमीन तैयार की जाएगी 2016 में, आप देखिए बाबरी मस्जिद का मामला उठाया जा रहा है, वहां पत्थर मंगाए जा रहे हैं, उसकी तलाश खराश शुरू हुई, और अभी बिग बुलेटिन जैसे ही शुरू हुआ ग्रेटर नोएडा में एक हादसा हो गया। भाई तो बात कहां की करेंगे? देखिए ये इतना बड़ा मरकज, और यूपी कोई छोटा स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट, और वो स्टेट के जो प्राइम मिनिस्टर देता है, जहां से प्राइम मिनिस्टर चुन करके आता है। तो ऐसे में यूपी की बात करना ऐसा नहीं है कि हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है मुमताज में देखिए ब्रेक पर हमें जाना, उससे पहले शहजाद पूनावाला का एक रिएक्शन छोटा सा ले लेते हैं। जी
नहीं, मैं मुमताज साहब को सिर्फ बताना चाहता हूं कि 2016 में केरल, असम और बंगाल भी है जिसमें मुसलमानों की आबादी शायद उत्तर प्रदेश की जो प्रपोर्शन है उससे ज्यादा है, तो उनको ना भूले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने दो मुद्दे छेड़े ही नहीं है जिसको हमें छेड़ना चाहिए। एक तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसका और उस पर क्या असर पड़ रहा है देश पे, और दूसरा जो इक्तिसादी सूरत हाल है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल। बताना तो चाहता हूं कि चलिए एक तरह से मुसलमान का शहजाद भाई ने 2 कमिंग अप बता दिया कि ब्रेक के मुसलमान- बाद आएंगे तो इन इश्यूज पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो 2015 के आखिरी बिग बुलेटिन में हम बैठे हुए हैं और आज बात यही कर रहे हैं कि आखिर 2015 में हमने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर आलम साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। शहजाद पूनावाला ने ब्रेक पर जाने से पहले मुद्दा छेड़ा था कि आखिर लाहौर डिप्लोमेसी से आखिर क्या मिलेगा, या पाकिस्तान से जिस तरह कुर्बत बढ़ रही इससे क्या कुछ मिलेगा, और इसके अलावा 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरून ममालिक दौरे, क्या कुछ आप देखते हैं। 30 सेकेंड है क्योंकि वाइंड अप भी करना है। जफर भाई। लाहौर डिप्लोमेसी अभी सबने देखी क्या हुई, और अभी ये थोड़ी देर पहले ही आपके चैनल पे ही चल रहा था कि राहत फतेह अली को वापस भेज दिया गया हैदराबाद एयरपोर्ट से। उनको वीज़ा था, उनका आए थे, और अभी थोड़ी देर पहले उन्हें वापस भेज दिया गया। अब किस दिशा में जा रही है, किस तरफ जाना चाह रही है लाहौर डिप्लोमेसी, कह नहीं सकते जी। लेकिन आज ही मैंने देखा कि अदनान सामी को हिंदुस्तान की एक तरह से शहरियत दी गई है, नागरिकता। बिल्कुल, वो नागरिकता दी गई है, वो एक यहाँ का नागरिक हो गया। अभी 2 मिनट पहले की बात है, आपके अभी नीचे बिल्कुल जी, कि राहत फतेह अली को वापस भेज दिया जी हैदराबाद एयरपोर्ट से। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें वापस रवाना कर दिया गया। जी। तो मेरा सवाल ये था कि क्या गुल खिलाएगी या हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो कुर्बत है, जो करीब आ रहे हैं, आखिर क्या गुल खिलेंगे 2016 में। हिंदुस्तान पाकिस्तान करीब नहीं आ रहे हैं, मोदी जी और शरीफ साहब पास आ रहे हैं, नजदीक ज्यादा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। आवाम के बीच में से गलतफहमियां दूर करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, दोनों तरफ की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने की कोई कोशिश नहीं करी जा रही। हिंदुस्तान के अंदर नफरतें और ज्यादा बढ़ गई। अभी इनके भक्तगण कुछ चुप हैं एकदम इन लोग के चले जाने से, मगर इससे नफरतें और ज्यादा बढ़ेंगी। नफरतों को कम करने के लिए पहले कुछ करिए खुदा के लिए, उसके बाद पाकिस्तान जाइए, बिरयानी खाइए, गोकशी करिए, सब करिए। बिल्कुल ठीक है। माजिद साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के सुधरते हुए रिश्तों को, आप कैसे देखते हैं 2016 की अगर बात करें, क्योंकि 2016 में मोदी और नवाज शरीफ की कई मुलाकातें होने वाली हैं। देखिए, मैं आपको मई 2014 की तरफ ले जाना चाहता हूं, जब नवाज शरीफ दिल्ली आए थे हमारे मोदी साहब की तख्त नशीनी पर मुबारकबाद देने के। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से अगस्त में मीटिंग होने वाली थी इस्लामाबाद में 2014 में, वो नहीं हुई। फिर दिल्ली में मीटिंग होने वाली थी अगस्त 2015 में, ये नहीं हुई। सबसे बड़ी 2 रुकावटें मुझे दिखती हैं। एक पाकिस्तान की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जो हमेशा वहां के जो लोग हों जो चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक रखना, वो उनके बीच में हायर होती है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो स्पीड ब्रेकर बनती है वो इंडियन सिविल डेमोक्रेसी, वो ब्यूरोक्रेसी। इसलिए कि जब जब मामला आता है कि इंडिया की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं रखने लगा देती है और बातचीत को होने नहीं देती है। हालांकि दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं और सियासी तौर पर भी मैंडेट है, और ये काम मैं समझता हूं कि भाजपा कर सकती है पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए, जो काम कांग्रेस नहीं कर पा सकती। तो मैं समझता हूं कि एक अर्ज जरूर है, लेकिन इस अर्ज को ये दोनों स्पीड ब्रेकर से दोनों मुल्क अगर बचाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये सही ट्रैक पे जाएंगे, वरना फिर वही होगा कि रेल कहीं डिरेल हो जाएगी। बिल्कुल। शहजाद पूनावाला, आपके पास आना चाहेंगे कि 2015 की बात करेंगे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरून ममालिक के दौरे हम कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दौरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किए हैं। इन दौरों को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि मुमताज आलम से आखिरी जवाब हम लेंगे क्योंकि वो आज अपोजिशन में है। शहजाद भाई। 18 महीने में 3 महीने वो बाहर रहे, और जब पाकिस्तान गए तो मुझे तो एक डर लगता है कि वाजपेयी साहब लाहौर में बस लेकर गए थे तो कारगिल मेरा रिटर्न गिफ्ट, अब ये तो प्लेन लेकर गए हैं। जो बात इन्होंने कही कि दोनों की व्यक्तिगत जो है ज्यादा पर्सनल रिलेशन अच्छे बन रहे क्योंकि उनके कोई बिजनेस इंटरेस्ट है उसमें, इसमें कोई आवाम का फायदा होगा नहीं। पाकिस्तान को भरपेट गालियां देते थे मोदी जी, वो कल भी देंगे उनको गालियां और अपनी सियासत गर्म करेंगे। ये तो सिर्फ अपना एक निजी फायदा करवाने के लिए वो लोग ये सब ड्रामा कर रहे हैं। और मनमोहन सिंह जब करते थे तो उनको कितनी गालियां देते थे,
और क्या एलओसी का मामला सुलझ गया? क्या 26/11 का मामला सुलझ गया? क्या दहशतगर्दी बंद हो गई? क्या हुआ जो मोदी जी चोरी छिपे वहां चले गए, बैंकॉक चोरी छिपे चले गए? ये सारी चीजें जो है ना, ये इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। और बाकी लेकिन के भी जो शहजाद वो पूनावाला घूमते सवाल ये फिरते उठता है आ कि रहे हैं, अगर उसमें कुछ हिंदुस्तान मिला और क्या है? पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्कों के अगर रिश्ते बेहतर हो जाएं तो इसमें बुराई क्या है? अरे तो जब 10 साल मनमोहन सिंह बेचारे काम कर रहे थे उस तरफ, तो ये लोग क्या बोलते थे? लव लेटर ना लिखा करो, वहां पे जाके बम गिरा दो, ये उनके नेता कहते थे, उनके रहनुमा कहते थे। तो आज उनमें ये जाग गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सोच जाग गई है, तो अच्छी बात है, पहले ही जाग जाती। मुमताज आलम रिजवी जी, कितना इत्तेफाक रखेंगे शहजाद पूनावाला के इस जवाब से? देखिए अगर बीजेपी ने इनको नहीं करने दिया था और अब वो काम वो कर रही है, तो मेरे ख्याल से सेहतमंद अपोजिशन का यही होता है ताल्लुक कि वो अब अगर उनका काम कर रही। देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो काम कर रही है ये मोदी गवर्नमेंट, वो यूपीए के कामों को ही आगे बढ़ा रही है। तो क्रेडिट खुद ब खुद आवाम देगी। क्रेडिट आप बीजेपी से क्या लोगे? क्या आपको वोट दे देगी वो अपनी? देखिए आवाम ने क्रेडिट आपको बिहार में दे दिया है, अगर आप ऐसे ही अच्छा करेंगे तो फिर देगी। और अगर रिश्ते बनते हैं, मैं इसका इस्तकबाल करता हूं। मैंने अभी एक मजमून अपना लिखा था, उसमें कहा था कि अगर वाकई ये सेहतमंद सियासत का आगाज हुआ है तो हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए और इसका इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क के लोग जो है वो चाहते हैं कि दोनों मुल्क करीब आएँ। और 16 अगर इस जानिब बढ़ता है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कामयाबी होगी। वरना तो मैं ये शेर कुछ लिख करके ज़रूर आज लाया था, वो मैं पढ़ दूं कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। तो अच्छा। अगर सियासत इस रास्ते पर जाएगी, मेरे भाई आप ये मत भूलिए कि मोदी जी नेपाल गए और आज नेपाली लोग जो है उनके भी पुतले जुला रहे हैं और इंडिया को गालियां दे रहे भरपेट। तो ऐसी अगर वो कूटनीति कर रहे हैं, ऐसी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, भाई तो शहजाद पूनावाला देखिए पूरे बिग बुलेटिन में आज लड़ाई नहीं हुई और हम इसी वजह से आज बीजेपी वाले को अपने बुलाया नहीं कि कोई लड़ाई ना हो, साल का आखिरी दिन है, खुशी के साथ और बहुत आराम से आज का तो आप भी मानते कि बीजेपी वाले लड़ाते हैं? जी आप मानते बीजेपी वाले नहीं लड़ाते नहीं 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 वो इस वजह से नहीं भाई, लड़ाई कांग्रेस वाले छेड़ देते थे फिर लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो आज हमने चाहा कि भाई अब आखिर में भी लड़ाई ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का। और आज हम यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे मेहमानों को बोलने का मौका मिले क्योंकि साल भर आधे घंटे का बुलेटिन होता था और साल भर बोलने का मौका बहुत कम मिलता था। शहजाद पूनावाला, इसके अलावा मुमताज आलम रिजवी साहब, माजिद साहब और जफर आलम साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी खुशियों भरा होगा।